हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। जी हां, क्लास 8 एसएसटी न्यू एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है रीशेपिंग इंडिया पॉलिटिकल मैप। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा यार कैसे अलग अलग डायनेस्टीज और अलग अलग एम्परर्स ने इन्वेड किया इंडिया को। जी हां, और कैसे उन्होंने क्रूरता से, वायलेंस के साथ हमें बर्बाद करने की कोशिश की। दोस्तों, आज का ये सेशन आखिरी सेशन है इस चैप्टर का, और इसके जरिए आप समझेंगे कि हमने कैसे रिवॉल्ट किया, हमने कैसे रिबेल किया, और हमारे अलग अलग राजाओं ने किस तरह से, हमारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया इस बाहरी आक्रांताओं के इन्वेजन को। दोस्तों, ये मजेदार चैप्टर है, देशभक्ति से भरपूर चैप्टर है। दो, यहां हम मुगलों के बारे में भी पढ़ रहे हैं, हम बाहरी आक्रांताओं के बारे में, इन्वेडर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन यार आप अगर अपना माइंडसेट चेंज कर दें तो ये चैप्टर आपको बहुत कुछ सिखाता है, हमारी फाइट के बारे में भी, और आज का सेशन उसी बारे में। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही आईएमपी वीडियोस मिलते रहेंगे, वन शॉट लेक्चर्स मिलते रहेंगे, और टेलीग्राम चैनल को तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि यहां पे आपको फ्री नोट्स भी मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। ये है क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2, एसएसटी रीशेपिंग इंडिया पॉलिटिकल मैप। जी हां, हमने औरंगजेब तक कहानी देखी, किस तरह से मुगल्स जो हैं ये कमाल कर रहे थे, एक के बाद एक जो है ये दिमाग की दही करते जा रहे थे। और अब हम मुगलों से आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये जो कहानी औरंगजेब पे हमने रोकी थी, औरंगजेब के बाद क्या। औरंगजेब का जो पूरा का पूरा दौर था, इस दौर में कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ खोए, हमने बहुत कुछ खोया। हम औरंगजेब की वायलेंस की वजह से टूटे बिखरे, एंड देयर वाज अ ह्यूज कॉस्ट विच वी हैड टू बेयर, क्योंकि यार इसने पूरा झकझोर के रख दिया था, इसकी वायलेंस ने बहुत कुछ बर्बाद किया था। इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ा, मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन था। औरंगजेब स्पेंड द लास्ट 25 years of his life fighting in the Deccan, stretching imperial resources to their limits। यानी अपने रिसोर्सेस को इसने पूरी तरह से एक्सटिंग्विश कर लिया, लिमिट्स को क्रॉस करते हुए इसने बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई, वॉर वॉर वॉर, अपनी खुद की मिलिट्री को थका दिया इसने। फाइनेंशियल स्ट्रेन आ चुका था भाई, बर्बाद खुद भी हो रहा था, हमको भी लूट रहा था। फाइनेंशियली स्ट्रेन हो चुका था, मेंटेनिंग लार्ज आर्मीज विल कॉस्ट मनी, भाई पैसा तो लगेगा। डिप्लीटेड एम्पायर्स ट्रेजरी एंड पुट ग्रेट स्ट्रेन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, और इसलिए साला बार बार टैक्स लेते रहता था। समवेयर और द अदर ये फाइनेंशियल बर्डन इसे भी खुद फेस करना पड़ रहा था। रिलीजियस टेंशन बढ़ते जा रहे थे। भाई धर्म के नाम पे आप कितना ही लड़ा लोगे, और कहीं ना कहीं ये गुस्सा फूटेगा और आप पर भी फूटेगा, और वही हो रहा था। जो रिलीजियस पॉलिसीज इसने अपनाई थी नॉन मुस्लिम्स के लिए, वो अब नॉन मुस्लिम्स भड़कने लगे थे, अब वो रिवॉल्ट करने लगे थे, और वही देखने मिल रहा था। हिज रिलीजियस पॉलिसीज एलियनेटेड नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स एंड कंट्रीब्यूटेड टू रिबेलियंस अक्रॉस द एम्पायर। अब आवाज उठाने लगे थे नॉन मुस्लिम्स। लॉस ऑफ अलाइज, जो इसके साथ थे अब वो इसका साथ छोड़ने लगे थे। जी हाँ, मेनी राजपूत किंगडम्स दैट हैड बीन अलाइज अंडर अकबर बिकेम एनिमीज अंडर औरंगजेब। तो ये था वो खामियाजा जो औरंगजेब को भुगतना पड़ा अपने ओवर एम्बिशियस नेस का। दोस्तों, शुरुआत होती है रेजिस्टेंस की। इस सेशन में हम रेजिस्टेंस ही पढ़ने वाले हैं, इस सेशन में हम रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले पेजेंट्स, यानी जो हमारे किसान भाई थे, उन्होंने रिबेल किया, उन्होंने आवाज उठाई कि ए भैया कितना लगान वसूलेगा रे। और इसीलिए थ्रू आउट द मुगल पीरियड वेरियस कम्युनिटीज रेजिस्टेड इंपीरियल कंट्रोल, ऑफन इन रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन। यानी कहीं ना कहीं ये आवाज उठाने पे मजबूर हो गए थे। एक तो टैक्स भरना पड़ रहा था भरपूर, और दूसरी तरफ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन भी हो रहा था, जबरदस्ती कन्वर्ट करना पड़ रहा था। टैक्स नहीं भरोगे तो हिंदू बन जाओ, हिंदू हो तो मुस्लिम बन जाओ। ये जो कन्वर्जन था, आई मीन टू से, जो नॉन मुस्लिम्स थे ना, उनको कन्वर्जन पे मजबूर कर रहा था, टैक्स वसूल वसूल कर करके। और इसीलिए ये तकलीफ तो थी, बहुत ज्यादा झेलनी पड़ रही थी। इन द 17th century द जाट पेजेंट्री इन प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान, they rebelled against the oppressive Mughal
टैक्सेशन। जी हाँ, इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई। ये जो जाट कम्युनिटी थी, ये जो जाट पेजेंट्री थे, बहादुर बड़ी कौम है ये, और इन्होंने जो जबरदस्त तरीके का रिबेल किया मुगल टैक्सेशन के खिलाफ, वो यादगार रहा। आफ्टर किलिंग अ मुगल ऑफिशियल, अप्रोक्सीमेटली 20,000 जाट फाइटर्स confronted the imperial army, though their leader was killed and the rebellion was suppressed. It demonstrated the growing discontent among rural populations. यानी कहीं ना कहीं औरंगजेब इसे सप्रेस करने में कामयाब रहा। उसने जाटों के लीडर को तो मार दिया, मगर इस रिबेलियन से एक आग लगी कि हम इसको रोक तो सकते हैं, हम इसके खिलाफ लड़ तो सकते हैं। और वो आग जो है जंगल की आग की तरह फैली और धीरे धीरे हर जगह से आवाज उठने लगी। These peasant rebellions were significant as they represented widespread resistance to Mughal authority from ordinary people rather than rival elites। यानी ये जो लड़ाई थी ना, इससे ये साबित हो गया कि आम लोग हैं, ये कोई दूसरा राइवल राजा नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है जो लड़ रहा है, ये लोग ही अब तेरे खिलाफ हो गए। औरंगजेब सुन ले, ये आवाज जो है यहां पर पहले मुगल रूल के प्रेजेंट रिबेलियन से हमें सामने आती है। दोस्तों, इसके बाद आई रानी दुर्गावती जैसे कई महान लीडर्स। जी हां, रानी दुर्गावती जो थी, ये गोंद किंगडम गरहा की महारानी थी, और इन्होंने भी वेलियंटली बहादुरी दिखाते हुए जबरदस्त लड़ाई लड़ी। दोस्तों, many tribal groups across the subcontinent fought to maintain their autonomy against Mughal expansion. Among these were the Bhils, the Gonds, the Santhals and the Koch। ये सारे ट्राइब्स थी जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया था, खो रहे थे, और इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि बस इनो चल बे, अब हम लड़ेंगे भाई, अब हम औरंगजेब के सामने झुकने वाले नहीं हैं। These groups resisted attempts to annex their territory to or impose taxes on them, while some were eventually subdued or integrated into the empire. Others, especially those inhabiting forested, hilly or remote regions, maintained varying degrees of independence। यानी कुछ को दबाने में, सप्रेस करने में औरंगजेब जरूर कामयाब हो गया, लेकिन कुछ ने अपने इंडिपेंडेंस को, अपनी आजादी को बरकरार रखा। स्पेशली जो हिली रीजन्स में रहते थे, जहां औरंगजेब की आर्मी नहीं पहुंच पा रही थी, मुगल्स की आर्मी नहीं पहुंच पा रही थी, वहां मुगल अथॉरिटी को ट्राइब्स ने रेजिस्ट किया, उनको रोका। देयर रेजिस्टेंस ऑफन इन्वॉल्व्ड गुरिल्ला टैक्टिक्स। जी हां, गुरिल्ला टैक्टिक्स से छुप छुप कर लड़के ये लोग जो थे औरंगजेब की आर्मी को, मुगलों की आर्मी को रोक ले रहे थे। दैट एक्सप्लॉइटेड देयर इंटीमेट नॉलेज आल्सो, क्योंकि बाहरी थे ना भाई, लड़ने वाले मुगल्स तो बाहरी थे, उनको एरिया का नॉलेज कम था। ये लोग तो ट्राइब्स हैं, वहां के हैं, इनको कोना कोना चप्पा चप्पा पता है, तो दे यूज देयर नॉलेज आल्सो ऑफ द एरिया, एंड उस नॉलेज को इस्तेमाल करके इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। और उसमें रानी दुर्गावती का नाम जो है इतिहास में अमर हो गया। गोंद ट्राइब की थी और गरहा किंगडम की ये महारानी थी, और इन्होंने जो वेलियंट लड़ाई लड़ी, ये कमाल की लड़ाई लड़ी और मुगल एक्सपांशन को अपने किंगडम में आने से रोका। 1564 में इनकी मौत हुई, शहीद हो गई है, लेकिन इन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो यादगार रही। आगे बढ़ते हैं, रानी दुर्गावती के बारे में जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। रानी दुर्गावती स्टैंड्स एज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फिगर्स of resistance against Mughal expansion as Queen of Garaha Kingdom, one of the Gond kingdoms in central India. She is remembered for her wise governance and military leadership. अपनी बुद्धि, कौशलता और valiant leadership के लिए जानी जाती हैं। Under her rule, Garaha became prosperous and maintained formidable military force of 20,000 soldiers and 1,000 elephants। इतनी मजबूत इन्होंने मिलिट्री भी बना ली थी। With this army, ध्यान रखना, कैसे 20,000 सोल्जर्स और 1,000 हाथियों के बल पर शी सक्सेसफुली रिपेल्ड सेवरल अटेम्प्टेड इन्वेजन्स ऑफ हर टेरिटरी। आने वाले हर दुश्मन को इन्होंने पस्त किया, हार का सामना उसे करना पड़ा। When forces sent by Akbar attacked her kingdom in 1564, she personally led her troops into battle despite being outnumbered। अकबर की सेना विशाल थी और कई सोल्जर्स थे अकबर के पास, लेकिन तब रानी दुर्गावती ने, लीडर हु स्टैंड्स इन फ्रंट ऑलवेज, जो खुद चल करके सामना करता है चीजों का, आउट नंबर्ड हो गए थे, लेकिन फिर भी हर चीज में आउटमैच्ड होने के बावजूद उन्होंने लड़ाई जारी रखी। वो घायल हुई, वुंडेड एंड फेसिंग डिफीट। उन्हें जब ऐसा लगा कि अब हार रहे हैं, तो उन्होंने खुद की जान ले ली, लेकिन अपने आप को कैप्चर होने नहीं दिया। अकबर की आर्मी जो थी वो कब्जा कर लेती तो शायद और अत्याचार करती और अट्रॉसिटीज करती। हमने कई फिल्मों में भी देखा है किस तरह का अत्याचार ये मुगल करते थे।
तो कैप्चर हो जाने के बजाय इन्होंने खुद को मारना ही सही समझा कि मैं इन मुगलों के हाथ तो नहीं लगूंगी। At just 40 years of age, her sacrifice became a powerful symbol of regional pride and resistance against imperial domination. और this is what Rani Durgavati and her sacrifice means for India. ये कमाल की यहाँ पर कहानी हमने पढ़ी रेजिस्टेंस की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली कहानी एक और महान कहानी है, द राजपूत रेजिस्टेंस। और इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि यार पहले पार्ट में हमने इस चैप्टर के मुगलों को, बाहरी आक्रांताओं को और उनके इन्वेजन्स को देखा, लेकिन ये कहानी, आज की कहानी जो है, ये हमारी कहानी है, ये हमारे रिबेलियन की कहानी है। हमने कैसे रेजिस्ट किया, हमने कैसे लड़ाई लड़ी, उसकी कहानी है। दूसरे यहां पर महान कहानी में एक राजपूत राजा है, जी हां, राणा संगा, महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौर। ये कमाल के कुछ नाम जिन्होंने जबरदस्त तरीके से मुगलों को रोका, उन्हें धूल चटाई। यहां चित्र में भी आप देख सकते हैं कि कैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, जहां महाराणा प्रताप ने कन्फ्रंट किया मुगल फोर्सेस को इन अरावली हिल्स और मुंह तोड़ जवाब दिया। द राजपूत्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वर फ्रीक्वेंटली एट द फोरफ्रंट of resistance against the invading forces. Their strategic location and martial traditions made them crucial opponents of the Mughal expansion. दोस्तों, इसमें राणा संघा का नाम जबरदस्त तरीके से आगे आता है, जिन्होंने सारे राजपूतों को एक किया और कई बैटल्स को जीता। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की मेवाड़ के, तो इन्होंने हमेशा हमेशा रिफ्यूज किया मुगल सुजरनिटी, यानी उनके कभी भी पैगामों को माना नहीं, कभी उनसे हाथ नहीं मिलाया। डिस्पाइट सिवियर हार्डशिप वो लड़ते रहे। दुर्गादास राठौर की बात करें, मारवाड़ के थे ये, हु फॉट ड्यूरिंग औरंगजेब्स रूइन टू प्रोटेक्ट जोधपुर's इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से ये कुछ कमाल के नाम जिन्होंने लड़ाई को जारी रखा। सबसे पहले महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ते हैं। यार ये तो एक जांबाज, एक जबरदस्त राजपूत लीडर जिन्होंने रेजिस्ट किया मुगल्स को, डिस्पाइट इनहेरिटिंग वुंडेड किंगडम। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस हार ही हार सामने है, तब भी लड़ते रहे, तब भी लड़ते रहे, छुप छुप कर लड़ते रहे, गुरिल्ला टैक्टिक से लड़ते रहे, शेरों की तरह लड़ते रहे। ये थे महाराणा प्रताप। He steadfastly refused to submit to Akbar, unlike many other Rajput rulers who had accepted Mughal authority. अपने साथ वाले कई साथी जो है साथ छोड़कर चले गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। इन 1576 a decisive confrontation took place at हल्दी घाटी। ये एक हाईलाइटिंग पॉइंट था दोस्तों, जहां हल्दी घाटी की लड़ाई बहुत पॉपुलर हुई, जहां इन्होंने बहुत जबरदस्त लड़ाई अरावली हिल्स के अंदर अकबर की फोर्सेस के सामने लड़ी। दो द मुगल आर्मी हैड द अपर हैंड इन दिस बैटल, महाराणा प्रताप escaped and continued resistance through guerrilla warfare from the hills for many years। यानी संख्या बल में भले ही मुगलों की आर्मी ज्यादा थी, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाई, वो छुप छुप कर लड़ते रहे। कुछ कमाल के इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जिसमें कई सालों तक हल्दी घाटी में इन्होंने जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया मुगलों को। आप जब ये फ्लैग भी देखेंगे इनका, तो आपको दिखाई देगा कि भिल जो ट्राइब्स हैं, इनके लोगों का भी सपोर्ट महाराणा प्रताप को जबरदस्त मिला। जब वो छुप के गुरिल्ला वॉरफेयर से वार कर रहे थे, तो ऐसे में भिल जो कम्युनिटी थी, ट्राइबल कम्युनिटी, इसने महाराणा प्रताप को बहुत सपोर्ट किया और ज्वाइन भी कर लिया महाराणा प्रताप के ट्रूप्स को एज आर्चर्स। तीर कमान लेकर के उन्होंने ज्वाइन कर लिया, महाराणा प्रताप की आर्मी को ही ज्वाइन कर लिया और फिर मुगलों के छक्के छुड़ाना शुरू किया। एंड इतना जबरदस्त इनका कंट्रीब्यूशन था कि मेवाड़ के इतिहास में भिल्लों को बहुत सम्मान दिया जाता है, भिल ट्राइब को बहुत सम्मान दिया जाता है। यहां तक कि मेवाड़ का जो एम्ब्लेम है, उस एम्ब्लेम में भी आप टेक्स्ट बुक में उसका फोटो देख पाएंगे, भिल वॉरियर जो है वो राजपूतों के बगल में खड़ा हुआ आपको नजर आता है। इतना उन्हें सम्मान दिया जाता है क्योंकि उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर में आर्चर्स की तरह ट्रूप्स को ज्वाइन किया और महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो मुगलों के खिलाफ लड़े, और इसीलिए इनका सम्मान होना ही चाहिए। बात करें अहोम किंगडम की, तो भाई साहब ये थे डिफेंडर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बहुत जबरदस्त तरीके से मुगलों को रोका। अहोम पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार टू द ब्रह्मपुत्रा वैली एंड एस्टैब्लिश्ड देयर ओन किंगडम। इन्होंने म्यांमार जो आज है वहां से माइग्रेट होकर के अपना किंगडम बनाया था।
Ahoms developed a unique pike system that required every able-bodied man to provide service to the state. यानी इनका एक सिस्टम ही सिंपल था कि भाई जो भी काबिल है, जो भी होनहार है, जो भी खड़ा हो सकता है, अपने पैरों पे चल सकता है, उसे राज्य की रक्षा के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग और सर्विस देनी ही पड़ेगी। और इसीलिए इनकी आर्मी जबरदस्त थी, बड़ी थी। This system allowed rulers to create public infrastructure and maintain large standing force. कभी भी किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए आर्मी थी भाई, हर घर से एक बच्चा मिलिट्री में आ रहा है। और इसीलिए अहोम को हराना जो था ये मुश्किल था। When Aurangzeb sent Mughal forces to conquer the region in 17th century, briefly capturing the Ahom capital of Gargaon, the Ahoms utilized their knowledge of terrain, dense forest, hills and rivers, along with guerrilla tactics to repel the invasions. यानी औरंगजेब की फौज आ तो गई थी हराने के लिए, कैपिटल भी ऑलमोस्ट कैपिटल कर लिया था, लेकिन अहोम्स ने अपनी नॉलेज, अपनी एरिया और टेरेन की नॉलेज को यूज करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया मुगलों का और इन्वेजन को सफलतापूर्वक रोक दिया। ये थे अहोम का रेजिस्टेंस। इसके बाद एक और फेमस बैटल दोस्तों, द बैटल ऑफ सराय घाट। जी हां, बैटल ऑफ सराय घाट ये हमारी नेवल विक्ट्री माना जाता है अगेंस्ट द मुगल्स। हमारी नेवी, उस जमाने की नेवी, ये कमाल का लड़ी और इन्होंने धूल चटा दी भाई एकदम। The Battle of Saraighat stands as one of the most significant victories against the Mughal expansion fought on the Brahmaputra River. कहां पे लड़ाई लड़ी गई? ब्रह्मपुत्रा रिवर में यार, प्रेजेंट डे गुवाहाटी। इट डेमोन्स्ट्रेटेड द अहोम्स मिलिट्री इंजेनिटी एंड डिटर्मिनेशन। कैसे अहोम्स ने अपनी कुशलता दिखाई, अपनी स्पेशलिटी दिखाई, अपने एरिया में हमको कोई नहीं हरा सकता ये बताया। और अंडर द लीडरशिप ऑफ लचित बोरपुखन, a force of just 10,000 Ahom soldiers defeated a Mughal army of 30,000 men. यार ये सल्यूट है, ये हीरोइज्म है। असली में 10,000 लोग 30,000 को हरा देते हैं। ये कमाल का जो फाइट बैक हमने किया। यूजिंग देयर सुपीरियर नॉलेज ऑफ रिवराइन वॉरफेयर एंड लोकल टेरेन, द अहोम्स आउटमैन्योर्ड द लार्ज मुगल फोर्स। और इसीलिए दोस्तों इसमें राम सिंह जी का नाम बहुत ही ऊंचाइयों पर लिया जाता है, जो कि जनरल तो थे मुगल आर्मी के, लेकिन उन्होंने भी अहोम्स के स्किल को सलाम किया। अपोनेंट्स भले ही थे लेकिन उन्होंने सलाम किया। उन्होंने कहा कि यार कितना भी कर लो, अहोम्स को हराना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। एवरी असमी सोल्जर इज एक्सपर्ट इन रोइंग बोट्स and shooting arrows, in digging trenches and in wielding guns and cannons. I have not seen such specimens of versatility in any other part of India. ये और कहीं मैंने देश में देखा नहीं है जितने आसामी सोल्जर्स जिस तरीके से वर्सेटैलिटी से लड़ रहे हैं। वो तीर कमान भी चला सकते हैं, वो गन्स कैनन्स भी चला सकते हैं, वो बोट भी चला पा रहे हैं। ये कमाल की अद्भुत ताकत आसामी 10,000 सोल्जर्स में है, जिसने हमारी 30,000 की सेना को धूल चटा दी। और ये खुद मुगल आर्मी के जनरल ने मान लिया। बात करते हैं दोस्तों सिखिज्म की। ये भी एक कमाल का रेजिस्टेंस था। शुरुआत तो स्पिरिचुअलिटी से हुई, स्पिरिचुअल मूवमेंट से हुई, लेकिन बाद में आर्म्ड रेजिस्टेंस इन्होंने भी दिखाया। और यादगार है यार, ये जो लड़ाई थी ये भी यादगार थी, सिखिज्म की लड़ाई। और किस तरह से मुगलों को इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, ये बहुत ही कमाल का है। और हम देखते हैं आज भी इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा सिख आपको मिलेंगे, और कितनी बहादुरी से ये लड़ते हैं, कितनी जोश और जुनून से पैशनेटली ये देश के लिए मर मिटने की कस्में खाते हैं। और इसी तरह यहाँ पे इनका आपको देखने मिलेगा कहानी। In 15th century Punjab, Guru Nanak began spreading a message of equality, compassion and the oneness of God, Ek Omkar. His followers came to be known as Sikhs and his teachings evolved into distinct faith tradition. Although Sikhism began as purely spiritual movement, later Sikh gurus were forced to respond to growing persecution. यार हो ही ऐसा रहा था ना, ये औरंगजेब सबको कन्वर्ट करने निकला था, ये सबको इस्लाम कबूल करवा रहा था। और ऐसे में सिखिज्म जब गुरु नानक देव जी स्प्रेड कर रहे थे, उनको ऐसा लगा कि ये तो गलत कर रहा है भाई। जब मैं वननेस का पाठ पढ़ा रहा हूं, कंपैशनेटली हम सबको एक मानते हैं, तो ये भेदभाव कैसे कर सकता है। और ये टॉर्चर, ये प्रोसिक्यूशन जो सिख लोगों के ऊपर हो रहा था, जहांगीर एम्परर के काल में गुरु अर्जन टॉर्चर्ड टू डेथ illegally for supporting his rebellious son. A significant transformation began. जब गुरु अर्जन की जान ले ली जहांगीर ने, तो फिर गुरु अर्जन के जो बेटे थे, उनके सक्सेसर थे गुरु हरगोबिंद, उन्होंने मार्शियल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस की और उन्होंने पहली सिख आर्मी बना दी, which fought several battles against Mughal forces.
This militarization represented a strategic adaptation to ensure the community's survival in an increasingly hostile political environment. और इसी से शुरुआत हो गई दोस्तों। हरगोबिंद जी ने पहली सिख आर्मी बना करके मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। दोस्तों अब बात करते हैं गुरु तेज बहादुर सैक्रिफाइस की। वह यूं था कि कश्मीरी पंडितों पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे। तो ऐसे में कुछ ग्रुप ऑफ कश्मीरी पंडित जो थे, दे अप्रोच्ड गुरु तेज बहादुर, द 9th गुरु, सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रिलीजियस परसिक्यूशन अंडर औरंगजेब रूल। वो मदद मांगने के लिए आए कि औरंगजेब के शासन में बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। ऐसे में दोस्ती की मिसाल देते हुए, इन अ रिमार्केबल एक्ट ऑफ इंटरफेथ सॉलिडारिटी, द गुरु डिसाइडेड टू स्टैंड विद देम डिस्पाइट द पर्सनल डेंजर। खुद पे खतरा हो सकता है, जान भी जा सकती है, जानते हुए भी कश्मीरी पंडितों का साथ दिया गुरु तेज बहादुर ने। अरेस्टेड एंड ब्रॉट बिफोर औरंगजेब, उन्हें पकड़ लिया गया, औरंगजेब के सामने लाया गया। द गुरु वॉज ऑर्डर्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम डिस्पाइट witnessing the torture and execution of 2 of his disciples. Guru Tej Bahadur refused to abandon his faith. सल्यूट है दोस्तों। टॉर्चर झेल लिया, अपने 2 डिसाइपल्स को मरते हुए भी देखा, लेकिन फिर भी रिफ्यूज किया कि हम मर जाएंगे लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। और औरंगजेब ऑर्डर्स, माय डियर फ्रेंड्स, ही वाज पब्लिकली beheaded, सर कलम कर दिया गया। यह क्रूरता थी औरंगजेब जैसे शासकों की। चांदनी चौक दिल्ली में पब्लिकली सबके सामने गुरु तेज बहादुर का सर कलम कर दिया गया। This martyrdom is commemorated today at Gurudwara Sisgunj Sahib in Delhi. The site is uniquely honored in the Sikh regiment by the Sikh regiment, which has saluted it during the Republic Day parade each year since 1979, symbolizing the continuing significance of this sacrifice in Indian history. इतिहास कभी भूलेगा नहीं ऐसे बलिदान को, इतिहास हमेशा याद रखेगा ऐसे बलिदान को। ये गुरु तेज बहादुर सैक्रिफाइस एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस माना जाता है मुगलों के खिलाफ। दोस्तों खालसा सिख मिलिट्री ट्रेडिशंस इसके बाद से शुरू हो गए। 5 Ks के बारे में सारे सिख जानते ही हैं। के से केश, अनकट हेयर, के से कंघा, वुडन कोम, के से कड़ा, स्टील ब्रेसलेट जो हाथों में सिख अक्सर पहनते हैं, कचेरा कॉटन अंडरगारमेंट एंड किरपान एक छोटी सी स्टील स्वॉर्ड वो अक्सर अपने साथ रखते हैं। दीज आर सिंबल्स दैट रिमेन सेंट्रल टू सिख आइडेंटिटी। इसके अलावा मिलिट्री एंगेजमेंट, द खालसा फ्रीक्वेंटली क्लैश्ड विद द मुगल फोर्सेस। और लेगेसी, बिफोर हिज डेथ 1708 गुरु गोबिंद सिंह डिक्लेयर्ड गुरु ग्रंथ साहिब, एक सिख बहुत जबरदस्ती सेक्रेट टेक्स्ट, जैसे हमारे हिंदुओं में भगवत गीता है, इस्लाम में कुरान है, क्रिश्चियंस में बाइबल है, उसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब को सिख लोग जो हैं वो बहुत पूजते हैं और वो उनकी सेक्रेट टेक्स्ट है। एज द इटर्नल गुरु एंडिंग द लाइन ऑफ ह्यूमन गुरुज बट एस्टैब्लिशिंग अ फाउंडेशन फॉर कंटिन्यूड सिख रेजिस्टेंस। तो इस तरह से दोस्तों सिखिज्म ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से रेजिस्ट किया अगेंस्ट द मुगल्स। दोस्तों अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। ये बहुत ही घटिया तरीके का इनका इक्ता सिस्टम जो ये चलाते थे, जिसमें अलग अलग इक्तादार हुआ करते थे जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे और वो टैक्स फिर सुल्तान को जाता था, सुल्तान के खजाने में जाता था। कुछ काउंसिल मिनिस्टर्स हुआ करते थे, सुल्तान वाज असिस्टेड बाय मिनिस्टर्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो रेगुलर बेसिस पे होता ही था। टैक्सेस लेवी किए जाते थे मल्टीपल स्टेजेस पर। सबसे ज्यादा बर्डन जो था वो आम किसानों पे, पेजेंट्स पर इसका पड़ता था। तो ये तरीका था इनके एडमिनिस्ट्रेशन का दिल्ली सल्तनत वालों के। और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रेमवर्क भी कुछ इसी प्रकार था। द दीवान जो फाइनेंस देखते थे, मीर बख्शी जो मिलिट्री मैनेज करते थे, खाने सामान जो पब्लिक वर्क और ट्रेड को हैंडल करते थे, और द सदर जो रिस्पॉन्सिबल थे जस्टिस, रिलीजियस और एजुकेशनल मैटर्स। इसके अलावा मनसबदारी सिस्टम आपने क्लास 7 में पढ़ाई है। रैंक्स दिए जाते थे मिलिट्री के अंदर, उनको मनसब कहा जाता था, और वो मनसबदारी सिस्टम से ये पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन मुगल्स जो है वो चलाते थे। टोडरमल की कहानी भी याद रखिएगा, ये 7th में हमने पढ़ी है कि किस तरह अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते टोडरमल ने एक जबरदस्त सिस्टमैटिक लैंड सर्वे करवाया और फिर रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए जो कि पैसा और इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने किए थे। इन सिस्टम्स को समझते हुए
इकोनॉमिक लाइफ इन मिडिवल इंडिया की बात करें तो यार ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट थे। ट्रेड क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हम टेक्सटाइल और क्राफ्ट पीपल शिप बिल्डिंग वगैरह में बिलीव करते थे, और इसी से जो है देश का ज्यादातर जो है रेवेन्यू जनरेट होता था, जो कि बाहरी आक्रांताओं ने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। तो ये हमारी मिडिवल लाइफ थी इंडिया में, और इसी तरह से हमारा देश जो है वो चलता आ रहा था। दोस्तों अल्टीमेटली लेगेसी की बात करें तो भाई साहब आपको इस चैप्टर की समरी में याद यही रखना है कि मिलिट्री रेजिस्टेंस बहुत जबरदस्त था। फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड किंगडम्स टू ट्राइबल ग्रुप्स मेनी इंडियंस फॉट टू मेंटेन इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द फॉर्मर रूल। इकोनॉमिक अडेप्टेशन की बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो थी ही, लेकिन इंडिया मेंटेन सोफिस्टिकेटेड ट्रेड नेटवर्क्स। कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करें तो कम्युनिटीज प्रिजर्व ट्रेडिशनल ट्रेडिशंस व्हाइल क्रिएटिंग न्यू कल्चरल एक्सप्रेशंस आल्सो। यहां बहुत रिलीजियस टेंशंस आई, लेकिन अपने कल्चर को हमेशा लोगों ने जिंदा रखा। इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज की बात करें तो यार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ट्रांसलेशन के यहाँ पर आए। आर्ट और लिटरेचर को बहुत इज्जत मिली पहले से ही। रिलीजियस डायलॉग्स हमेशा होते रहते थे। और अल्टीमेटली सोशल कोहेजन की बात करें तो डिस्पाइट रिलीजियस टेंशंस पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स एंड कम्युनिटीज लार्जली को एग्जिस्टेड, आज भी को एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्राचीन काल से सदियों से यहाँ पर रिलीजियस टेंशंस हैं, लेकिन फिर भी को एग्जिस्ट लोग अलग अलग फेथ के कर ही रहे हैं। दोस्तों ये कहानी थी रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप की। और जिस तरह से आपने देखा कि यार इस चैप्टर के जरिए हमने ये जाना हाउ एग्जैक्टली द आउटसाइडर्स इन्वेडेड द कंट्री एंड हाउ इनसाइडर्स रिवोल्टेड रिबेल्ड अगेंस्ट दीज आउटसाइडर्स। तो ये पूरी कहानी रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप आज हमने खत्म किया इस चैप्टर को। इस चैप्टर के इजी सिंपल नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जरूर जरूर जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर फ्री नोट्स से पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत प्यार, बहुत 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 शुक्रिया। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ, और यहां तक देखा है तो लाइक करना बनता है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।